Today I am back with my new video and the topic of my video is knee pain. Basically आप सब लोग जानते हैं कि नी पेन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर हम ये कहें कि हर किसी को उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर ये नी पेन का एहसास होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम ये इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो लैंग्वेज हो वो बहुत बहुत सिंपल रहे कि जिससे कि ये वीडियो सब लोगों के समझ में आए। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस नी पेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे ये अर्थराइटिस भी हो सकता है, ये यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, ये विटामिन डी या विटामिन डी हो गया या कैल्शियम के कम होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से वन कैन हैव द ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी नी पेन हो जाता है। ये नी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। जैसे बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो कुछ भी स्पोर्ट्स मान लीजिए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दे मे वे हैव लाइक लिगामेंट इंजरी। तो लिगामेंट इंजरी अगर होगा तो दे मे हैव द नी पेन। तो हम जो है डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे पहले इसका एनाटॉमी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो नी में होता है। तो हम नी में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, क्या कैसे कैसे होता है, तो हम उसका डिस्कस करते हैं। जैसे नी जो होता है एक तरीके से ये एक हिंज साइनोवियल जॉइंट है। हिंज साइनोवियल जॉइंट का मतलब कि इसमें जो है जो मूवमेंट होता है वो टू डायरेक्शन में होता है। जैसे इसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्लेक्शन, मतलब घुटने का मुड़ना, और एक्सटेंशन जैसे घुटने का सीधा होना। ये दो जो मूवमेंट हैं ये इसमें बहुत ही कॉमन मूवमेंट हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। देन दूसरा ये मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन भी नी पे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं। तो अब हम आते हैं कि नी जॉइंट जो बना हुआ होता है ये तीन बोन्स का बना हुआ होता है। पहला आपका फीमर बोन जो ऊपर वाली बोन होती है, नीचे वाली बोन को हम टिबिया बोलते हैं, और एक पटेला बोन। ये तीन बोन्स हैं, इनसे ये जॉइंट बना हुआ होता है। नाउ जैसे दिस इज फीमर बोन, ये फीमर बोन है, दिस इज टिबिया बोन, ये टिबिया बोन है। अब हम आते हैं कि अब देखिए ये जो है जो बोन के ये फीमर बोन के जो एंडिंग है इसके ऊपर जो ये वाइट कलर है दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या है कि कार्टिलेज एक जो है ये इस एक तरीके से एक फर्म मटेरियल है जो कि एक तरीके से नी जॉइंट के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये फीमर का जो लोअर एंडिंग है उस पे आप ऊपर देखिए ये सफेद सफेद है, दिस इज कार्टिलेज। और ये जो है ये टिबिया बोन है। टिबिया बोन के ऊपर आप ये वाइट देख रहे हैं, दिस इज आल्सो कार्टिलेज। तो बेसिकली ये कार्टिलेज का काम क्या है? कार्टिलेज क्या करता है कि आपके मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और इस कार्टिलेज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस बीमारी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब हम इसको जब हम इसके कॉज पर आएंगे तब हम बताएंगे कि बेसिकली इसमें कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कि ये एक एजिंग फैक्टर है। बेसिकली जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे घुटनों का डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज है और एज के अकॉर्डिंग इसमें हमारे घुटने में डीजनरेशन बढ़ता रहता है। तो एक इसका एजिंग फैक्टर हो गया। सेकेंडली हेरिडिटरी डिजीज। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में
हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। हेरिडिटरी फैक्टर का मतलब है यदि किसी के मदर फादर या फिर नाना नानी दादा दादी में घुटने की परेशानी रही है तो बच्चों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आने की संभावना रहती है। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर। नाउ थर्ड वन इज लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। बेसिकली आपके बोन्स के लिए आपके जॉइंट्स के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मजबूती जो मिलती है बोन्स को वो आपके कैल्शियम से मिलती है, और कैल्शियम डिपोजिशन जो होगा आपके बोन्स में वो विटामिन डी की वजह से होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आप चाहे कितना ही कैल्शियम ले लीजिए तो इट विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट इन द जॉइंट और बोन्स। सो if you want to have healthy bones, if you want to have very strong bones, so you should have good amount of vitamin D inside your body so that calcium can be deposited inside your bones and joints। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अच्छा जो है डाइट हो आपका, फुल ऑफ कैल्शियम हो, और आपको विटामिन डी अगर अच्छा चाहिए तो आपको सन का एक्सपोजर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि विटामिन डी अगर आप लेना चाहते हैं तो सनलाइट इज़ द बेस्ट फॉर इट। और जो समय है सनलाइट लेने का डेट इज़ बिटवीन 10 AM to 1 PM, 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक मैक्सिमम विटामिन डी आप ले सकते हैं सूरज के थ्रू। देन फोर्थ फैक्टर अब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नी जॉइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए आपका ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, नीचे हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। तो इन मसल्स का, क्वाड्रिसेप्स मसल्स का और हैमस्ट्रिंग मसल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी नी जॉइंट को ताकत देने के लिए। अगर आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स या फिर आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स आपका वीक है तो ऑटोमेटिकली आपका नी जॉइंट भी वीक होने लगेगा, और आपका उसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आपके जॉइंट पे पड़ेगा, और जॉइंट का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि आपका जो मसल्स हैं वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो, जिससे कि आपका नी में डीजनरेशन कम से कम हो। नाउ वन मोर फैक्टर कि जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो ओबीज होते हैं, तो उनका जो है वेट की वजह से उनका जो एक वेट पड़ता है घुटनों पे वो ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेगा, और तब वो ज़्यादा पड़ता है तो ये घुटने का डीजनरेशन उतना ही तेजी से होता है। इसलिए ये भी अति आवश्यक है कि आपका वेट भी कम हो, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तो आपका जो नी जॉइंट पे एग्जर्शन पड़ेगा वो कम से कम पड़ेगा। नाउ मोर फैक्टर्स लाइक रॉन्ग पोस्चर्स। ये रॉन्ग पोस्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। जैसे हम आमतौर पे ऑफिस में बैठते हैं या फिर हम कहीं भी बैठे हुए हैं तो हमें आदत होती है हम अपने घुटनों को गलत पोस्चर में रख लेते हैं। तो अगर हम उनको गलत पोस्चर पे रखते हैं तो हम जो है अपने सॉफ्ट टिश्यू पे, जो हमारे घुटने का सॉफ्ट टिश्यू है, उस पे हम एक बैड एक्सर्शन डालते हैं, और इवन जो बैड एक्सर्शन होता है वो नी जॉइंट पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे किसी भी पोस्चर की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से हमारे घुटने के ऊपर अनवांटेड एक्सर्शन नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घुटना सही सलामत रहे तो चाहे कोई भी फैक्टर हो, वो रॉन्ग पोस्चर है, वो ज़्यादा वेट होना है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि आपके घुटने पे अनवांटेड प्रेशर डालते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप बैठते हैं, जब आप ड्राइविंग करते हैं, तो आपका जो है पोस्चर्स ठीक होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि किसी की एज 60 इयर्स है तो
60 ईयर्स की एज पे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे स्क्वाटिंग हो गया, क्रॉस लेग हो गया, तो दीज मूवमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। ये जो आमतौर पे इन मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जब हम स्क्वाटिंग पोजीशन बैठते हैं या क्रॉस लेग पोजीशन बैठते हैं तो काफ़ी एग्जर्शन हमारी नी जॉइंट पे पड़ता है, और जब 60 एज होती है, 60 ईयर्स एज होती है, तो मसल्स जो हैं आमतौर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से एक 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 ज़्यादा एग्जर्शन में पड़ता है, जो कि डीजनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नाउ वन मोर फैक्टर इज लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आमतौर पे देखा होगा कि अब तो हम लोग खैर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए फॉर अवर हेल्थ कोरोना की वजह से। उससे पहले क्या होता था कि बहुत से लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते थे, बहुत से लोगों का डाइट का कोई पैटर्न नहीं था, अपना बस जैसे चल ही रहा था। लेकिन आजकल ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हम लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो अभी क्या है कि क्या है कि हमें हमें अगर हम चाहते हैं कि अपना बैक को, अपना नेक को, अपना नी को, इवन इवन इफ यू वांट टू बी मेंटली फिट, तो आपको एक्सरसाइजेस करना ही होगा। दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स एंड जॉइंट्स, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इससे आपका डीजनरेशन का जो एक प्रोसेस है वो आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो मैंने अभी आपको काफ़ी फैक्टर्स बताए। नाउ नाउ अभी जैसे जैसे पुअर लाइफस्टाइल भी एक इसकी काफ़ी जो है काफ़ी बड़ी वजह है। और पुअर लाइफस्टाइल क्या हो सकता है कि जैसे हमारा दिनचर्या ठीक ना होना, उसमें जैसे हमारा कोई सोने का टाइम ना होना, पता लगा हम रात में 1 बजे खाना खा रहे हैं, या फिर रात में 1-2 बजे सो रहे हैं, सुबह हम लेट से उठ रहे हैं, हम धूप में बिल्कुल बैठ ही नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं अपने घुटने को मजबूत रखना, और इवन अगर हम घुटना तो एक फैक्टर हो गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट टू बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट, तो हमें जो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा बनाना होगा। और धूप लेना, मैं बार बार मैंने पहले वीडियोस में भी धूप के लिए बोला है, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ी देर धूप में अति आवश्यक है बैठना। तो अभी मैंने डिस्कस किया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज चेंजेस, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में चेंजेस होते क्या है। अभी तो मैंने आपको कारण बताए, लेकिन एक्चुअलिटी में ऑस्टियोआर्थराइटिस में चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं, जैसे देखिए ये एक नॉर्मल नी जॉइंट है और ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला नी जॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको को पहले भी बताया था, ये जॉइंट कैप्सूल है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड जो है ये फ्लूइड होता है, एंड दिस इज फॉर द लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन के लिए है। एक तरीके से कहा जाए कि जब हम चलते हैं तो हमारे ये जो नी जॉइंट है इसके मूवमेंट्स को स्मूथ बनाने के लिए कार्टिलेज का और साइनोवियल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो एक प्रॉपर स्मूथनेस ड्यूरिंग द मूवमेंट नहीं रहने वाली है। तो अब देखिए, अब क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि धीरे धीरे कार्टिलेज डिट्यूरेट होना स्टार्ट कर देता है। कार्टिलेज जो जैसे मैंने बताया था कि कार्टिलेज आपका ये फीमर बोन है, इसका जो है इसके जो फीमर बोन्स की जो एंडिंग है इस पे सफ़ेद सफ़ेद जो लेयर है, दिस इज कार्टिलेज। तो ये धीरे धीरे डिट्यूरेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही ये टिबिया बोन है, टिबिया बोन के जो एंडिंग है इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, दिस इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कार्टिलेज डिट्यूरेट करना स्टार्ट कर देता है। उधर साइनोवियल फ्लूइड में भी चेंजेस आने लगते हैं और साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे कम होने लगता है। और देखिए फिर अगर कार्टिलेज में चेंजेस आएंगे, कार्टिलेज डिट्यूरेट होगा, साइनोवियल फ्लूइड में चेंजेस आएंगे, साइनोवियल फ्लूइड धीरे कम होता चला जाएगा, तो ऑब्वियसली सबको पता है क्या होना है,
कि उसमें क्या होगा कि आपका तब ये खत्म हो जाएगा, तो ये जो ऊपर वाली बोन है और नीचे वाली बोन है जिसको हम फीमर और टिबिया बोलते हैं, इनमें आपस में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स राइज करेंगे। और ये जो जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो बोन्स के अंदर हार्डनेस आना स्टार्ट हो जाएगी और उस हार्डनेस की वजह से ऑस्टोफाइट्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 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 कई बार क्या होता है कि सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चेंजेस हैं। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द नी ओए, मतलब कि इसमें क्या क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहले इसमें पेन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और पेन डिफरेंट एक्टिविटीज में हो सकता है। जैसे जैसे अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है, बैठ के वो उठ रहा है, तो द पेशेंट में फील पेन, उसको पेन हो सकता है। सेकेंडली स्टेयर्स करने में पेन हो सकता है, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना में पेन हो सकता है। देन पेशेंट को स्क्वाडिंग पोजीशन में मतलब उकड़ू बैठने में पेन हो सकता है। पेशेंट अगर क्रॉस लेग पोजीशन जिसको बोलते हैं कि पालती लगाना, उसमें पेशेंट को पेन हो सकता है। तो ये पेन एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है इसका। नाउ सेकेंड सिम्टम इज स्वेलिंग। बेसिकली क्या है कि ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। बेसिकली बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत से जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो मुझसे आके पूछते हैं सर ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। तो मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। और बेसिकली क्या होता है, जब इसका कार्टिलेज खत्म हो गया, यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो गया, यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो गया, तो कार्टिलेज खत्म होने की वजह से ऊपर की बोन और नीचे की बोन ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रिक्शन में आती हैं और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी आ सकती है और जो है डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। नाउ थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि नी जॉइंट जो होता है इसमें मेनली दो मूवमेंट होते हैं, एक फ्लेक्शन एक एक्सटेंशन। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ्लेक्शन पेशेंट का जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि पेशेंट को तब फ्लेक्शन पेन होता है। तो पेशेंट क्या करता है, पेन से बचने के लिए वो मूवमेंट धीरे धीरे कम करने लगता है, तो उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी हो जाता है। फोर्थ वन इज क्रेपिटस का मतलब होता है आवाज आना। आपने कब नोटिस किया होगा, जिसको घुटने पेन होता है तो वो कभी कभी कहते हैं कि देखो मेरे घुटने में से आवाज आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो ये साउंड आना बहुत ही नॉर्मल है और ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है। देन लिंपिंग का मतलब है कि लंगड़ा के चलना। जैसे अगर मान लीजिए किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा कि जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट को कई बार लिंपिंग होने लगती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि पेशेंट दर्द से बचने के लिए एक ऐसा गेट पैटर्न फॉलो करता है, गेट का मतलब चलने का तरीका, एक ऐसा गेट पैटर्न फॉलो करता है जिससे कि उसको कम से कम हो, तो उसको लिंपिंग होने स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैंने डिस्कस किया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी है और हम फिजियोथेरेपी के साथ साथ एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो जिससे कि हम इसको जो है इसका जो इम्पैक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसे हम कम से कम कर सकते हैं। थैंक यू।